हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम्ड ऑन दिस चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे वन वर्ड्स वाला टॉपिक। अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हर एग्जाम में ये आपके सिलेबस का पार्ट है। चाहे आप टीचर्स की तैयारी टीचर्स ग्रेड 3, L1, L2, चाहे आप CET का एग्जाम देने वाले हो, जूनियर अकाउंटेंट का देने वाले हो, चाहे आप किसी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, सभी में ये टॉपिक कॉमन है जिसको हम कह रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। यानी एक शब्द में पूरे वाक्य को प्रतिस्थापित करना है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब है आपको यानी गिव वन वर्ड फॉर द स्टेटमेंट, दिए गए कथन के लिए एक शब्द का आपको चयन करना है जिसको आप वन वर्ड कह देते हो। तो वन वर्ड की सीरीज में आज हमारी पहली क्लास है और यहाँ लिखा हुआ है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन नंबर फर्स्ट। इसी तरह से क्योंकि ये वोकेब का पार्ट है और इम्पोर्टेंट पार्ट है, आप जितनी भी एग्जाम्स आने वाली हैं उन सभी में लगभग ये टॉपिक कॉमन है और इसमें से क्वेश्चन आपको जरूर मिलता है। तो देखिए, इस बहाने से हम तैयार करते हैं और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये फर्स्ट है, उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सो दैट आप एकदम अगर चीजों को याद करते हो तो वो आप याद नहीं कर पाते हो। धीरे धीरे सही और वो भी थीम के साथ इन चीजों को आप लर्न करोगे, सीखोगे, तो ये चीजें आपको लंबे टाइम तक के लिए याद रहेंगी। आइए, पहला क्वेश्चन है द किलिंग ऑफ एन ओल्डर और एल्डर, यानी द किलिंग ऑफ एन ओल्डर और एल्डर, यानी किसी बड़े की किलिंग करने की जो एक्ट होती है उसको हम क्या कहते हैं। तो एक चीज बताऊं मैं आपको, आंसर यूं ही आंसर टिक करने के बजाय इसमें से हम कोई चीज सीखते हैं। तो देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं एक्ट ऑफ किलिंग, तो देखिए जितने भी एक्ट ऑफ किलिंग हैं, एक्ट ऑफ किलिंग, एक्ट का मतलब है कार्य, किलिंग कहते हैं मारना। मारने की जो गतिविधियां होती हैं, मारने की जो एक्टिविटी होती है, किसी का मर्डर करने की जो एक्टिविटी होती है, मारने की एक्टिविटीज, तो देखिए ये ज्यादातर ऐसे वर्ड्स होते हैं जिन वर्ड्स के अंत में, वर्ड्स के अंत में, ये एक्ट ऑफ किलिंग वाली जो है उन वर्ड्स के अंत में आपको मिलेगा, वर्ड के अंत में मिलेगा आपको साइड, CIDE, साइड। साइड का मतलब है एन एक्ट ऑफ किलिंग, CIDE, साइड। जिस भी वर्ड के अंत में CIDE आपको दिख रहा है इधर से इस तरह से, तो साइड कहीं ना कहीं आपको बताएगा एन एक्ट ऑफ किलिंग को। अब इसके आगे यानी इसके पहले क्या वर्ड जुड़ा हुआ है उसके आधार पर नाम मिल जाता है। तो देखिए, अगर हम बात करें इसमें जोड़ दिया जीनो, या इसमें जोड़ दिया होमी, या इसमें जोड़ दिया पैट्री, या इसमें जोड़ दिया मैट्री, इसमें जोड़ दिया फ्रेट्री, ध्यान देना इन चीजों की तरफ, फ्रेट्री। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें जोड़ दिया सोरोरी, जिनो, होमी, पैट्री, मैट्री, फ्रेट्री, सोरोरी। इसके अलावा अगर बात करें हम युक्सोरी, 1 मिनट, यहां युक्सोरी। इसके अलावा अगर हम देखें मैरिटी, इसके अलावा देखें हम इसमें जोड़ दिया जाए आपका फिली, या इसमें अगर हम देखें तो इसमें जोड़ दिया जाए सेनी। तो देखिए, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनसे आप एक्ट ऑफ किलिंग वाली बात देख सकते हो। तो जीनो का मतलब होता है एन एक्ट ऑफ किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग्स ऑफ ए पर्टिकुलर कम्युनिटी और सोसाइटी और रिलीजन। किसी एक जाति या धर्म के लोगों की हत्या करने का जो काम होता है उसको कहते हैं हम जीनोसाइड। तो जीनोसाइड कहते हैं नरसंहार। तो जीनो का मतलब है किसी एक जाति या धर्म या समुदाय के लोगों की जो हत्या करने का यानी किलिंग करने की जो एक्टिविटी होती है उसको बोल देते हैं हम
जीनोसाइड, उसको क्या बोल देते हैं? जीनोसाइड। एन एक्ट ऑफ किलिंग द पीपल ऑफ ए कास्ट और रिलीजन और ए कम्युनिटी इज कॉल्ड जीनोसाइड। और होमी का मतलब होता है मानव, यानी इसमें होमी में लोग जो होते हैं उनका किसी जाति, धर्म या संप्रदाय से लेना देना नहीं होता। तो होमी का मतलब है एन एक्ट ऑफ किलिंग ह्यूमन बींग्स, यानी मनुष्यों की हत्या करना, मानव हत्या करना। वहां जाति धर्म से कोई लेना देना नहीं है, तो उसको बोल देते हैं हम होमिसाइड। इसके बाद है पैट्री। पैट्री का मतलब पिता से है। एन एक्ट ऑफ किलिंग हिज ओन फादर, अपने ही पिता की हत्या करने का जो एक्ट होता है उसको कह देते हैं हम पैट्रीसाइड। मैट्रीसाइड कहते हैं माता। एन एक्ट ऑफ किलिंग वंस ओन मदर, अपनी खुद की मां की हत्या करना, यह कहलाता है मैट्रीसाइड। फ्रेट्री का संबंध है भाई से, अपने स्वयं के भाई की हत्या करना। एन एक्ट ऑफ किलिंग वंस ओन ब्रदर, अब वो ब्रदर चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, उससे कोई लेना देना नहीं है, उसको कह देते हैं हम फ्रेट्री। सोरोरी का संबंध होता है बहन से, बहन से होता है। एन एक्ट ऑफ किलिंग वंस ओन सिस्टर, अपनी खुद की बहन की हत्या करना, यह कहलाता है सोरोरीसाइड। इसके बाद है यूक्सरीसाइड। इसका संबंध है दरअसल अपनी पत्नी की हत्या से, पत्नी यूक्सरी, और इसमें आगे जुड़ जाएगा ये साइड, तो यूक्सरीसाइड। तो इसका मतलब हो जाता है एन एक्ट ऑफ किलिंग वंस ओन, यानी अपनी खुद की, वंस ओन वाइफ। इसके बाद है मैरिटी। मैरिटी का संबंध है पति से, पति की जो हत्या होती है एन एक्ट ऑफ किलिंग वंस ओन हस्बैंड, तो पति की जो हत्या होती है उसको कह देते हैं हम मैरिटीसाइड। इसके बाद है फिलीसाइड। फिलीसाइड कहते हैं अपने बेटे या अपने बेटी की हत्या करने का जो एक्ट होता है, बेटा या बेटी, चाहे वो बेटा हो चाहे वो बेटी हो, अपने बेटा या बेटी की जो हत्या होती है उसको कह देते हैं हम फिलीसाइड। सेनीसाइड का मतलब है अपने से बड़े, अपने से बड़े की जो हत्या होती है या अपने से सीनियर की जो हत्या होती है उसको कह देते हैं हम सेनीसाइड। इसके अलावा अगर देखते हैं एक वर्ड आ जाता है सुसाइड। एन एक्ट ऑफ किलिंग वन सेल्फ, तो स्यू में आ जाता है स्वयं, SUICIDE जुड़ जाएगा, यहां स्वयं आ जाता है। इसके बाद देखिए तो इन्फेंटी। इन्फेंटी का मतलब है शिशु की हत्या, और इसमें जुड़ जाएगा साइड, तो ये हो जाएगा इन्फेंटिसाइड, यानी शिशु की हत्या करना। सुसाइड यानी स्वयं की हत्या करना। तो ये जो वर्ड्स होते हैं इनको इस तरह से आप थीम में देखें। तो अब मैं जैसे क्वेश्चन बोलूं, एन एक्ट ऑफ किलिंग द पीपल ऑफ ए कास्ट और रिलीजन और कम्युनिटी इज कॉल्ड जीनोसाइड। एन एक्ट ऑफ किलिंग ह्यूमन बींग्स, होमिसाइड। एन एक्ट ऑफ किलिंग वंस ओन फादर, पैट्रीसाइड। एन एक्ट ऑफ किलिंग वंस ओन मदर, ये मैट्रीसाइड। अब ओन ब्रदर, फ्रेट्रीसाइड। ओन सिस्टर, सोरोरीसाइड। ओन वाइफ आपका हो जाएगा यूक्सरीसाइड। ओन हस्बैंड आपका हो जाएगा मैरिटीसाइड। ओन सन और डॉटर, ये हो जाएगा आपका फिलीसाइड। एन एक्ट ऑफ किलिंग एन एल्डर और ओल्डर, बड़े की हत्या करना, यानी अपने से बड़े की हत्या करना, ये हो जाएगा सेनीसाइड। स्वयं की हत्या कर लेना, ये सुसाइड। और किसी शिशु की हत्या करना, ये इन्फेंटिसाइड। इसके अलावा एक होता है भ्रूण हत्या, उसको कह देते हैं हम फीटिसाइड। फीटिसाइड जिसको फीटस बोल देते हैं, फीटस, FOETUI फीटिसाइड। इस तरह से यहाँ फीटिसाइड यानी ये भ्रूण हत्या करना है, जिसको हम अबॉर्शन भी कह देते हैं। फीटस से बना है ये भ्रूण। इसके अलावा वो इंसेक्टिसाइड होते हैं, वो कीड़ों को मारने के लिए होते हैं। इंसेक्टिसाइड वो जो है कीड़ों के लिए होता है, जो फसलों को बर्बाद करते हैं। तो इस तरह से पहले क्वेश्चन का अगर देखें हम आंसर, द किलिंग ऑफ एन ओल्डर और एल्डर इज कॉल्ड, आंसर रहेगा आपका सेनीसाइड। आंसर है सेनीसाइड। तो फ्रेट्रीसाइड अपने खुद के ब्रदर की जो है किलिंग करना होता है। फिलीसाइड अपने बेटा या बेटी की।
और लिंच, हाँ जी आपने वर्ड बहुत सुना होगा, लिंचिंग हो रही है जी। लिंच का मतलब है गैर कानूनी तरीके से, यानी कानून अपने हाथ में लेकर के किसी को टॉर्चर करना। टॉर्चर मतलब किसी को प्रताड़ित करना, ये कहलाता है लिंच। यानी या अगर हम देखें यहाँ इलीगल टॉर्चर, किसी को भी अपने हाथ में कानून लेके उसको टॉर्चर करना, ये लिंच कहलाता है, यानी प्रताड़ित करना कहलाता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके पास, ये रहा, गवर्नमेंट बाय नॉन इलेक्टेड, यानी आपको वो गवर्नमेंट का टाइप बताना है जो कि नॉन इलेक्टेड के द्वारा रन की जाती है। तो आपको क्वेश्चन को भी समझना है वो किस तरह से दे रहा है, गवर्नमेंट बाय नॉन इलेक्टेड। तो देखिए इसमें अगर हम बात करें तो एक वर्ड दे रखा है ब्यूरोक्रेसी, एक दे रखा है डिक्टेटरशिप, एक दे रखा है आपका कम्युनलिज्म, एक दे रखा है एनार्की। तो देखिए बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। अगर हम गवर्नमेंट के टाइप्स की बात करें, गवर्नमेंट के टाइप्स की अगर हम बात करते हैं तो इसमें गवर्नमेंट के कई टाइप्स आ जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो इसके ऐसे वर्ड्स, इन वर्ड्स के अंत में, वर्ड्स के अंत में दरअसल गवर्नमेंट के टाइप की बात करें तो इन वर्ड्स के अंत में या तो लगा रहेगा क्रेसी, CRACY, या लगा रहता है आर्की, ARCHY। ये गवर्नमेंट के टाइप से रिलेटेड वर्ड्स होते हैं। जैसे यहां हमने दे दिया ब्यूरोक्रेसी, CRACY आ गया। और अगर हम देखें इधर तो यहां देखें एनार्की, आर्की आ गया। तो लगभग 90% वर्ड्स इसी तरह से फॉर्म होते हैं। तो अगर इसमें ब्यूरो आ जाता है, ये वर्ड आ जाता है, अगर ब्यूरो आ जाता है, 1 मिनट, तो ब्यूरो जो वर्ड है वो स्टैंड्स फॉर, यानी ब्यूरो वर्ड जो हमें बताता है वो दरअसल बताता है नौकरशाही। इसके आगे क्रेसी जुड़ जाएगा, ये नौकरशाही। नौकरशाही मतलब ऑफिशियल्स, इसको हम नौकरशाही कह देते हैं। अगर आ जाता है प्लूटो तो ये पैसे वालों का है, रिच लोगों की जो सरकार होती है, पैसे वाले लोगों की जो सरकार होती है। वेल्दी, वेल्दी मतलब धनी, ये पैसे वालों के लिए है। इसके अलावा अगर जोड़ दिया जाए इसमें थियो, तो ये डिवाइन पावर, यानी कि ईश्वरीय नियमों से चलने वाली जो सरकार होती है उसके लिए थियो आ जाता है, ईश्वरीय। अगर बात करते हैं मोनार्की, यानी मोना इसमें आ जाता है, तो मोनार्की का संबंध हो जाता है राजा या रानी, यानी राजा या रानी। अच्छा, इसमें जो पिछला क्वेश्चन था अगर हम उसको देखें तो इसमें एक वर्ड और आप ले सकते हो, रेजी। रेजी का मतलब है यहाँ किसी राजा या रानी की हत्या, यानी रूलर की हत्या करना। राजा या रानी की हत्या करना वो रेजिसाइड कहलाता है। देखो वहां वो बात याद आ गई। तो इसमें हम जो बात कर रहे थे, यहाँ टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट है। तो ब्यूरो नौकरशाही, प्लूटो यानी कि रिच, थियो ईश्वरीय, जो ईश्वरीय नियमों से चलने वाली सरकार है, मोनो यानी राजा या रानी की, जिसको हम मोनार्की कह देते हैं। इसके अलावा देखें हम नियो कहते हैं दरअसल जो इनएक्सपीरियंस्ड यानी अनुभवहीन, यानी जिनको कोई अनुभव ना हो, अनुभवहीन लोगों की जो सरकार होती है उसको कह देते हैं नियोक्रेसी। इसके अलावा अगर देखें हम एरिस्टोक्रेसी, तो एरिस्टो हो जाता है जी किसी उच्च कुलीन, यानी किसी कुलीन तंत्र, यानी कुलीन, यानी कि घराने, बड़े घराने के लोगों की सरकार, बड़े घराने के लोगों की सरकार, उसको कह देते हैं हम एरिस्टोक्रेसी। इसके अलावा अगर हम बात करें जहां भी एनार्की की बात आ जाती है, तो एनार्की का मतलब है, यहाँ एनार्की जो वर्ड आया है, एनार्की से मतलब है एब्सेंस ऑफ एनी टाइप ऑफ गवर्नमेंट, यानी अराजकता। जहां
यानी किसी भी तरह की सरकार की उपस्थिति ना हो, यानी इसको बोल देते हैं एनार्की आ जाता है। तो अराजकता, और अराजकता से हमारा लेना देना होता है एब्सेंस ऑफ एनी टाइप ऑफ गवर्नमेंट, यानी एब्सेंस ऑफ लॉ बोल सकते हो आप, एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट उसको कह देते हैं हम दरअसल एनार्की। अगर बात करते हैं हम डिक्टेटरशिप की, तो डिक्टेटरशिप कहते हैं तानाशाही। डिक्टेटरशिप यानी डिक्टेटरशिप का मतलब होता है तानाशाही, और तानाशाही का मतलब है कि एक ऐसी व्यक्ति की सरकार जो और किसी की ना सुना हो। द रूल ऑफ पर्सन हु डज नॉट हेयर एनीबडी, जो किसी की नहीं सुनता हो, जो मनमानी करता हो, उसको कह देते हैं हम तानाशाही। जो वो चाहे वही करे, यानी वो नियमों को की परवाह ना करे और इस तरह से सरकार ऐसा शासन चलाए, उस व्यवस्था, उस व्यक्ति को तो कह देते हैं, उस शासक को तो कह देते हैं हम डिक्टेटर, और इस तरह की जो शासन व्यवस्था होती है उसको कह देते हैं हम डिक्टेटरशिप, तानाशाही। तो चाहे ऑटोक्रेसी हो, चाहे एनार्की हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, या प्लूटोक्रेसी हो, थियोक्रेसी हो, मोनोक्रेसी हो, नियोक्रेसी हो, ये दरअसल कुछ गवर्नमेंट के टाइप्स होते हैं। तो यहां आपसे पूछा है गवर्नमेंट बाय नॉन इलेक्टेड। अब एक चीज होती है डेमोक्रेसी। डेमो का मतलब होता है यानी पीपल इलेक्टेड लोग, यानी इलेक्टेड जो लोग होते हैं, इलेक्टेड यानी चुने हुए लोगों की सरकार, चुने हुए लोगों की सरकार जो होती है उसको डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र, यानी पीपल रिप्रेजेंटेटिव्स जो होते हैं जिनको लोग अपने मत देकर चुनते हैं और वो आगे चल करके सरकार चलाते हैं, वो उसमें है डेमोक्रेसी। तो ये डेमो आ जाता है। अब यहां जो आपसे पूछा है वो है गवर्नमेंट बाय नॉन इलेक्टेड, ऐसे लोगों की सरकार जिसको लोग नहीं चुनते, नॉन इलेक्टेड लोग होते हैं, इसका मतलब ऑफिशियल्स होते हैं, और ऑफिशियल्स की जो गवर्नमेंट होती है उसको कह देते हैं हम ब्यूरोक्रेसी। तो ब्यूरोक्रेसी यानी कि नौकरशाही, नौकरशाही ये मैंने लिखा है। तो गवर्नमेंट बाय नॉन इलेक्टेड इज कॉल्ड ब्यूरोक्रेसी। अब बढ़ते हैं हम आगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना ये रहा, हैविंग नॉलेज ऑफ द पावर ऑफ लर्निंग, यानी जिस व्यक्ति को लर्निंग यानी कि पावर ऑफ लर्निंग की नॉलेज है, यानी लर्निंग में कितनी शक्ति है उसका उसको ज्ञान है, उसे क्या कहा जाता है? ओमनीसाइंट कहा जाता है, ओमनीपोटेंट कहा जाता है, एरुडाइट कहा जाता है, या नट कहा जाता है। तो देखिए मैं आपको बताता हूं, एक तो ऐसे वर्ड जिसमें जुड़ जाता है ओमनी, याद रखना, ओमनी का मतलब होता है सर्व, याद रखें, सर्व यानी सभी, यानी कि हम कह सकते हैं ऑल, जो भी है वो उसी में है। तो अगर हम देखें ओमनीसाइंट, इसको कहते हैं हम सर्वज्ञानी, यानी जिसको सभी चीज की नॉलेज हो, सर्वज्ञानी यानी कि सर्वज्ञ, जिसको हैविंग द नॉलेज ऑफ एवरीथिंग, जिसको हर चीज का ज्ञान हो, उसको बोल देते हैं हम ओमनीसाइंट। ओमनीसाइंट यानी द पर्सन हु हैज द नॉलेज ऑफ एवरीथिंग, उसको हर चीज की ज्ञान हो, उसको बोल देते हैं हम ओमनीसाइंट। इसके बाद आता है ओमनीपोटेंट। पोटेंट का मतलब होता है स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ का मतलब पावर, पावर का मतलब होता है शक्ति से। तो ओमनीपोटेंट का मतलब होता है ऑलमाइटी, ऑलमाइटी का मतलब हो गया है सर्वशक्तिशाली, सर्वशक्तिशाली यानी जो सभी से शक्तिशाली हो, ऑलमाइटी, ऑलमाइटी यानी कि ओमनीपोटेंट यानी सर्वशक्तिशाली। और एक वर्ड और होता है, ओमनीसाइंट है, ओमनीपोटेंट है, एक होता है ओमनीप्रेजेंट। ओमनीप्रेजेंट यानी सर्वस्व, यानी जो सब जगह मौजूद हो, कण कण में मौजूद हो। ये तीनों वर्ड हम गॉड के लिए लेते हैं। गॉड ही ओमनीपोटेंट है, गॉड ही ओमनीसाइंट है, गॉड ही ओमनीप्रेजेंट है। तो ओमनीप्रेजेंट का मतलब है सर्वव्यापी, सर्वव्यापी यानी जो सब जगह मौजूद हो। वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, जो हर जगह मौजूद हो, कण कण में मौजूद हो,
सभी में मौजूद हो, उसको कहते हैं हम ओमनी प्रेजेंट यानी सर्वव्यापी। अब अगर हम देखें तो देखिए एक उसमें भी आता है जो हम देखेंगे ओमनीवोरस। वोरस वाले जो वर्ड्स हैं, वोरस मतलब खाने से लेके होता है, वोरस मतलब खाने से लेके है, यानी आहार से लेके होते हैं ये वर्ड, आहार। उसमें जैसे कि आपका आ गया हर्बीवोरस। हर्बी का मतलब है शाक, जो शाकाहारी होते हैं। इसके अलावा अगर आ जाता है कार्निवोरस, कार्नी का संबंध होता है मांस से, यानी मांसाहारी। आहार से होता है यानी आहारी हो जाते हैं ये। तो हर्बी हो गया तो शाकाहारी, कार्नी हो गया तो मांसाहारी, ओमनी हो गया, ओमनी हो गया तो वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों के लिए होता है, यानी शाकाहारी प्लस मांसाहारी दोनों के लिए होता है, यानी जो शाक भी खाते हैं और मांस भी खाते हैं, शाक प्लस मांस, उसको कहते हैं हम ओमनीवोरस। एक होता है कैनिबल। कैनिबल कहते हैं नरभक्षी यानी मैन ईटर, उसको मैन ईटर बोल देते हैं, यानी कि वो कैनिबल होता है। कैनिबल बोले तो वो नरभक्षी होता है, नरभक्षी मतलब मैन ईटर। तो अब यहाँ जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, हैविंग नॉलेज ऑफ द पावर ऑफ लर्निंग। तो जिसको सीखना यानी जो अधिगम है, सीखना जो है उसकी जो शक्ति है उसका ज्ञान हो, उसको हम ओमनीसाइंट तो नहीं कहेंगे ना ओमनीपोटेंट कहेंगे। अच्छा, नट जो वर्ड होता है ये होता है क्रेजी। क्रेजी कहते हैं उन्मादी, यानी जो पागलपन जो दिखाता है, उन्माद जो दिखाता है, उसको बोल देते हैं हम नट। यहां दरअसल आपका आंसर है एरुडाइट। एरुडाइट का मतलब है जिससे कि जो लर्निंग की पावर है उसका ज्ञान हो। लर्निंग की पावर का ज्ञान रखने वाला क्या कहलाता है, एरुडाइट। तो आंसर है आपका सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये रहा, वन हु इज इनोसेंट एंड अनअवेयर ऑफ वर्ल्डली अफेयर्स। जो बिल्कुल निर्दोष होता है व्यक्ति, यानी अनभिज्ञ होता है संसार, यानी यहाँ अनअवेयर ऑफ वर्ल्डली अफेयर्स, उसको जो संसार में जो कुछ घटित हो रहा है उसके बारे में ज्ञान ही नहीं है। अनभिज्ञ जिसको कहते हैं हम, जिसको दुनियादारी से कोई लेना देना है ही नहीं, बस अपनी बात में रहता है, उसे हम क्या कहते हैं। तो देखिए यहाँ वर्ड दिया हुआ है, एक तो है साइकिक। साइकिक का संबंध होता है मानसिकता से, आप जानते ही हो, यानी कि ये दो सेंस में, पॉजिटिव में भी है और नेगेटिव सेंस में भी है। एक तो इसका संबंध मानसिकता से है, और एक साइकिक हम उसको भी कह देते हैं जिसका सिक्स्थ सेंस काम करता हो, यानी सिक्स्थ सेंस जिसका काम करता हो उसको भी हम साइकिक बोल देते हैं। एक वर्ड है आपका टीटोटॉलर। टीटोटॉलर कहते हैं जो ड्रिंक से परहेज करता हो, यानी शराब वगैरह से परहेज करता हो, यानी शराब से परहेज, शराब से परहेज करने वाला, परहेज करने वाला, यानी द पर्सन हु इज नॉट एडिक्टेड टू एनी ड्रिंक, जो किसी भी तरह की ड्रिंक का आदी ना हो, उसको कहते, आदी ना हो, परहेज करे, उसको कहते हैं हम टीटोटॉलर। क्या कहते हैं उसको, टीटोटॉलर। और साइकिक का मतलब होता है जिसका सिक्स्थ सेंस काम करता हो, हु ऑलवेज थिंक्स थ्रू द सिक्स्थ सेंस, यानी छठी ज्ञानेंद्रिय उसकी काम करती हो। और एक वर्ड है शराब से परहेज करने वाला, टीटोटॉलर है डिस्पोमेनिक। डिस्पोमेनिक का मतलब है, ये टीटोटॉलर का अपोजिट है, जो शराब का आदी हो, एडिक्टेड टू अल्कोहल, यानी ये एडिक्टेड होता है, ये एडिक्टेड होता है, ये आदी होता है शराब का, एडिक्टेड टू ड्रिंक कह सकते हैं हम, जो शराब का आदी हो, यानी जो पीने का आदी हो, शराब पीने का आदी हो, शराब पीने का आदी जो हो उसको कह देते हैं जो हमेशा शराब में ही डूबा रहता हो, शराबी कह लीजिए, तो वो कहलाता है आपका डिस्पोमेनिक। पीने के यानी शराब पीने का जो आदी होता है, एडिक्टेड टू ड्रिंक होता है, उसको कह देते हैं हम डिस्पोमेनिक। ये जो है आपका गलीबल, दरअसल यही होता है, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जिसको दुनियादारी के बारे में कोई नॉलेज ना हो,
तो यहाँ वो वही क्वेश्चन कर रहा है, वन हु इज इनोसेंट, इनोसेंट मतलब निर्दोष, निर्दोष यानी जिसको पता ही नहीं है हर चीज, यानी उसको किसी तरह का दोष दिया ही नहीं जा सकता, और यानी कि वर्ल्डली मतलब दुनियादारी, और अनअवेयर कहते हैं, अनअवेयर मतलब कह सकते हैं अनभिज्ञ, जो कि दुनियादारी से अनभिज्ञ रहता हो उसको कह देते हैं यहाँ गुलिबल। ये आंसर है आपका। और बाकी के मैंने आपको बताया कि इसका संबंध मानसिकता से लेके है, इसका संबंध मानसिकता से लेके है, यानी मेंटल स्टेटस, मेंटल स्टेट से स्टेटस नहीं सॉरी मेंटल स्टेट से लेना देना इसका होता है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। एन एबिलिटी टू मेक गुड जजमेंट्स एंड टेक क्विक डिसीजंस, यानी किसी व्यक्ति में तुरंत डिसीजन लेने और तुरंत फैसला लेने की जो एबिलिटी होती है, यानी कि वो डिसीजन लेने में या जजमेंट करने में, निर्णय लेने में डिले नहीं करता, उसमें क्विक डिसीजन या क्विक जजमेंट लेने की जो है एबिलिटी होती है, एबिलिटी मतलब योग्यता जो होती है, उसको इनमें से क्या कहते हैं? तो एक वर्ड है यहाँ एक्यूमेन, एक है सेंगफ्रॉइड, एक है आपका फोरसाइट, एक है आपका ओरिसिटी। अब अगर हम बात करें तो देखिए ओरिसिटी का संबंध होता है जी बोलने से, ये तो प्रखर वक्ता होता है, यानी कि जो कि स्पीच डिलीवर करता है विदाउट हेजिटेशन, यानी ये तो हम कह सकते हैं ये प्रखर, यानी जिसको प्रखर भाषण देने की योग्यता हो, यहाँ तो भाषण देने की योग्यता हो, यहाँ इसका संबंध तो प्रखर भाषण, यानी भाषण मैं कह सकता हूं प्रखरता से भाषण देने की योग्यता, प्रखर भाषण देने वाला, भाषण देने वाला, देने वाला, तो देने की योग्यता कह सकते हैं हम, देने वाला नहीं, देने की योग्यता, प्रखर भाषण देने की योग्यता, ये कहलाती है ओरेसिटी। इसी से बना है ओरेटर। ओरेटर का मतलब होता है प्रखर वक्ता, यानी कि बिना हेजिटेशन के जो अपनी बात को पब्लिक में के साथ आसानी से शेयर कर लेता हो, उसको कहते हैं प्रखर वक्ता, यानी ये है ओरेसिटी, प्रखर भाषण देने की योग्यता। फोरसाइट का मतलब होता है दूरदर्शी, जो कि फ्यूचर में क्या होने वाला है उसको पहले ही जान लेता हो, यानी द पर्सन हु नोज व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर, यानी कि भविष्य में क्या होने वाला है, यानी फ्यूचर में क्या होने वाला है, दूरदर्शी कह सकते हो आप, तो इसको कह देते हैं दूरदर्शी, यानी भविष्य में क्या होने वाला है, फ्यूचर में क्या होने वाला है उसके बारे में वो पहले से ही जान लेता हो, उसको कहते हैं हम दूरदर्शी। एक वर्ड है सेंगफ्रॉइड। सेंगफ्रॉइड का मतलब होता है जी पेशेंस, यानी जिसके पास धैर्य हो, यानी धैर्यवान कह सकते हैं, धैर्य रखने की योग्यता कह सकते हैं, धैर्य यानी धीरज, धैर्य रखने की योग्यता, धैर्य रखने की योग्यता को हम कह देते हैं सेंगफ्रॉइड। इसी से बनता है सैंग्विन, किसी व्यक्ति की नेचर में सैंग्विननेस है, यानी सैंग्विन होता है तो इसका मतलब वो धैर्यवान होता है, उसके में पेशेंस होता है, उसको हम कह देते हैं सेंगफ्रॉइड। और दरअसल एन एबिलिटी टू मेक गुड जजमेंट, एक ऐसा व्यक्ति जिसमें कि गुड जजमेंट लेना और क्विक डिसीजन लेने की जो है एबिलिटी होती है, उसको कह देते हैं हम एक्यूमेन। तो आपका आंसर है एक्यूमेन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये रहा, अ स्टोरी और पोएम और पिक्चर दैट कैन बी इंटरप्रिटेड टू रिवील अ हिडन मीनिंग, यानी ऐसी कोई कहानी या कविता या ऐसी कोई तस्वीर जो कि छिपे हुए मीनिंग को लोगों के सामने रखती हो, यानी हिडन कहते हैं छिपा हुआ, कोई छिपा हुआ भाव है, उस छिपे हुए भाव को लोगों के सामने रिवील यानी प्रदर्शित करना, लाना सामने,
स्पष्ट करना, दैट कैन बी इंटरप्रिटेड, यानी कि ऐसी कोई भी पोएम या ऐसी कोई भी पिक्चर या ऐसी कोई भी स्टोरी जो कि छिपे हुए मीनिंग को लोगों के सामने इंटरप्रिट यानी स्पष्ट करे, उसकी व्याख्या करे, ऐसी पोएम या पिक्चर या स्टोरी को क्या कहते हैं? पहला है एलिग्री, एक है सैटायर, एक है एपोड, एक है इन्वर्जन। तो देखिए सैटायर तो कहते हैं व्यंग को। व्यंग का मतलब है जी, ये हमारी समाज में या किसी व्यक्ति में जो बुराइयां होती हैं उनको उस पर कटाक्ष करके मजाक ही मजाक में, यानी कुल मिलाकर के ये है, ये सैटायर ये कहता है पाप से डरो, पापी से मत डरो, यानी पापी को यह एहसास कराओ कि उससे गलतियां हो रही है, यानी उससे पाप हो रहा है, आप खुद पाप में जो है मत फंसो। तो सैटायर का मतलब तो व्यंग होता है, इसका कोई लेना देना नहीं है। ये तो एक व्यंगात्मक कविता होती है सैटायर, जो कि फॉली और जो रिडिकुलस होते हैं सोसाइटी में या किसी पर्सन में, उनको दूर करने के लिए एक व्यंगात्मक जो कविता होती है उसको हम कह सकते हैं सैटायर। एपोड, दरअसल एपोड एक कविता होती है जिसको हम संबोधन गीत कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं उसको ओड। और ओड के 3 स्टेजेस होते हैं, जिसमें जो सिंगर होते हैं वो दरअसल अपनी अलग अलग डायरेक्शन में घूम करके उस सॉन्ग को जो है गाते हैं, यानी कि एंजॉय करते हैं, या हम कह सकते हैं संबोधित करते हैं लोगों को। उसमें जो बीच की स्थिति होती है जिसमें वो बिल्कुल खड़े कांस्टेंट, यानी बिल्कुल स्थिर खड़े रहते हैं, विदाउट मूवमेंट जो है वो गाने को गाते हैं, एक जगह स्थिर होकर के खड़े होकर, उसको कह देते हैं हम एपोड। और एक होता है इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब होता है ये लैंग्वेज की वो कह सकते हैं कि ये वो टर्म होती है लैंग्वेज की जिसमें वर्ड्स को आगे पीछे किया जाता है। जैसे हम एडजेक्टिव यानी नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है, हेल्पिंग वर्ब से यानी सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब आती है, लेकिन अगर हम इनको आगे पीछे कर देते हैं, जैसे पहले नाउन आ गया उसके बाद इसके बाद एडजेक्टिव आ गया, तो ये फिर हम उसको व्याख्या अपने तरीके से करते हैं, वो जो स्थिति होती है उसको इन्वर्जन कहते हैं। लेकिन एक ऐसी स्टोरी या ऐसी पोएम या ऐसी पिक्चर जो कि छिपे हुए भाव को लोगों के सामने स्पष्ट करे, उसको कहते हैं हम एलिग्री। तो आपका आंसर रहेगा एलिग्री। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये रहा, एन इमेजिनरी आइडियल सोसाइटी फ्री ऑफ पॉवर्टी एंड सफरिंग, यानी एक काल्पनिक ऐसी समाज, यानी समाज रियल नहीं है, एक ऐसे समाज की कल्पना जिसमें कोई भी गरीब ना हो और ना ही किसी को कठिनाइयां हो, एक ऐसे समाज की कल्पना, यानी ऐसा जो समाज होता है जिसमें सभी सुखी हों और किसी को किसी तरह का कोई सफरिंग कहते हैं दुख तकलीफ ना हो, और पॉवर्टी कहते हैं गरीब यानी जिसमें गरीबी ना हो, ऐसा समाज, यानी ऐसे समाज की कल्पना जो गरीबी और यानी दुखों से जो है रहित हो, उसे हम क्या कहते हैं, ये आपको समझना है। तो देखिए, डेमोक्रेसी तो कह नहीं सकते, डेमोक्रेसी तो लोकतंत्र होता है जिसमें लोगों की चुनी हुई जो सरकार होती है वो शासन करती है, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, आप जानते ही हो, या द गवर्नमेंट बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एंड दे वर इलेक्टेड बाय द पीपल, कॉमन पीपल, जिनको वोट देने का राइट होता है, उनकी जो सरकार होती है उस व्यवस्था को हम डेमोक्रेसी कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं। अच्छा, पैंथेइज्म कहते हैं सर्वेश्वरवाद। सर्वेश्वरवाद यानी ईश्वर सब जगह है, इस तरह की जो व्यवस्था होती है, कण कण में ईश्वर है, उसको कह देते हैं हम पैंथेइज्म, यानी सर्वेश्वरवाद, कण कण में जो है भगवान मौजूद है। और वेनियल का मतलब है कोई ऐसी बुराई या ऐसा कोई पाप जिससे कि व्यक्ति को स्वर्ग में जाने से वंचित रखने की, कह सकते वंचित ना रहे वो, उसको कह देते हैं हम वेनियल। लेकिन एक ऐसी काल्पनिक दुनिया, समाज
जिसमें किसी तरह की दुख और गरीबी ना हो उसको कह देते हैं हम यूटोपिया। यूटोपिया मतलब हम कह सकते हैं राम राज, यानी राम राज्य जो बोल देते हैं वो दरअसल यूटोपिया ही होता है। तो ये कल्पना का यानी ये अपना कल्पनाओं का ऐसा समाज जिसमें दुख तकलीफ और किसी तरह की गरीबी ना हो, सभी लोग अपना अच्छी तरह से गुजर बसर कर सके। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सेंटिमेंटल मेमोरी ऑफ द पास्ट, यानी किसी व्यक्ति के अतीत की जो याद होती है, यानी कोई चीज किसी के साथ अतीत में हुई थी, अतीत की जो याद होती है उसे हम क्या कहते हैं, यानी सेंटिमेंटल मेमोरी। और वो भी कैसी मेमोरी है, सेंटिमेंटल। और तो सेंटिमेंटल मेमोरी ऑफ द पास्ट, अतीत की जो सेंटिमेंटल मेमोरी होती है उसको क्या कहते हैं, रेजालिया, नोस्टाल्जिया, इनएविटेबल, पोर्टेबल। तो देखिए ये जो रेजालिया होता है ये तो दरअसल राज चिन्ह होता है, यानी रॉयल साइन होता है, या हम कह सकते हैं रॉयल एम्ब्लेम, यानी राज प्रतीक, राज चिन्ह कह सकते हैं हम इसको, राज चिन्ह या राज प्रतीक, राज प्रतीक अर्थात रॉयल एम्ब्लेम। क्या इंग्लिश में बोले तो इसको रॉयल एम्ब्लेम बोल सकते हैं, एम्ब्लेम यानी प्रतीक, रॉयल एम्ब्लेम होता है रेजालिया। इनएविटेबल का मतलब है कि ऐसी कोई भी घटना जिसका घटित होना सुनिश्चित है, विच इज श्योर टू बी हैपेंड, जिसका घटित होना सुनिश्चित हो, जिसका घटित होना सुनिश्चित हो, जिसका घटित होना सुनिश्चित हो, यानी कि श्योर टू बी हैपेंड इन फ्यूचर, यानी घटित होना जिसका सुनिश्चित हो, श्योर टू बी हैपेंड, हैपन कहते हैं घटित होना, श्योर टू बी हैपेंड इन फ्यूचर, जिसका भविष्य में घटित होना सुनिश्चित हो, उसको कह देते हैं इनएविटेबल। इसके बाद है पोर्टेबल। पोर्टेबल का मतलब है यहाँ सेफ टू ड्रिंक, जो पीने के लिए सुरक्षित हो, सेफ टू ड्रिंक, सेफ टू ड्रिंक, जो कि ड्रिंक के लिए सुरक्षित हो उसको कह देते हैं हम दरअसल पोर्टेबल, यानी सेफ टू ड्रिंक, इंग्लिश में कहते हैं उसको पोर्टेबल। अब यह बात आई है ए सेंटिमेंटल मेमोरी ऑफ द पास्ट, जो पास्ट की जो सेंटिमेंटल मेमोरी होती है उसको कहते हैं जी हम नॉस्टैल्जिया। और नॉस्टैल्जिया का मतलब अतीत की जो याद है वो अभी आपको याद आए और उस पर आप कुछ लिखें या सोचने लग जाएं, तो वो है नॉस्टैल्जिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, ए प्लेस ऑफ एक्टिविटी, यानी कि गतिविधि करने का जो प्लेस होता है, एक्ट करने का जो प्लेस होता है उसको हम क्या कहते हैं, एरिना बोलते हैं, अवेरी बोलते हैं, अपायरी बोलते हैं, बैरो बोलते हैं, बरो नहीं होता ये बेरो, इसी से बना बेरी, यानी किसी को दफनाना, लेकिन ये बैरो। तो इनमें से एक्टिविटी का जो प्लेस होता है उसको क्या कहते हैं, तो देखिए अवेरी का मतलब तो होता है जहां पक्षियों को रखा जाता है, द प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, द प्लेस वेयर बर्ड्स मतलब पक्षी, पक्षियों को जहां रखा जाता है उसको कह देते हैं हम अवेरी, पक्षियों को रखने का स्थान, पक्षियों को रखने का स्थान कहलाता है आपका अवेरी। और अपेरी का मतलब होता है जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उसको रखने का जो स्थान होता है उसको बोल देते हैं हम अपेरी, यानी कि जो बी हाइव होता है उसको रखने का स्थान, ये मधुमक्खियों को रखने का स्थान होता है। और यहाँ अगर बात करें हम बेरो, ये दरअसल किसी जीव के द्वारा जो खड्डा खोद दिया जाता है, यानी जो खड्डा खरौंदा जो होता है, किसी जीव के द्वारा खोदा गया खड्डा, जीव के द्वारा खोदा गया खड्डा, खोदा गया खड्डा, उसको हम कह देते हैं बेरो। बेरो यानी खरौंदा कह दो, जैसे चूहे हैं वो बिल बना लेते हैं, इस तरह से
जैसे कुत्ते हैं वो मिट्टी खोद लेते हैं, वो बैरो है। लेकिन यहाँ पूछा है प्लेस ऑफ एक्टिविटी, जो एक्टिविटी करने का जो प्लेस होता है दरअसल उसको बोल देते हैं हम एरिना। ये एरिना होता है यानी ए प्लेस ऑफ एक्टिविटी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये रहा, राइटिंग ऑफ वंस लाइफ स्टोरी। राइटिंग ऑफ वंस लाइफ स्टोरी यानी कि वंस लाइफ स्टोरी जो राइटिंग की जाती है उसको क्या कहते हैं? ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी, मीमोयर और आइदर ए और बी। दरअसल मीमोयर तो होता है संस्मरण, ये तो संस्मरण होता है, यानी कोई एक घटना है ऐसी उसके बारे में हम लिख रहे हैं तो वो संस्मरण होता है। अब बात आती है ऑटोबायोग्राफी। तो देखिए ऑटोबायोग्राफी का मतलब क्या होता है? स्वयं की लेखनी, यानी कि स्वयं की। तो यहाँ क्वेश्चन है राइटिंग ऑफ वंस लाइफ स्टोरी, किसी के जीवन के बारे में लिखना। इसमें यह नहीं है कि वंस ओन लाइफ स्टोरी, अगर इसमें वंस ओन होती, वंस ओन लाइफ स्टोरी अगर होती तो हो जाती है ऑटोबायोग्राफी। लेकिन यह है किसी राइटिंग ऑफ वंस लाइफ स्टोरी, किसी की वंस लाइफ स्टोरी यानी किसी के जीवन के बारे में लिखना, वो जीवनी कहलाती है। दरअसल इसको कहते हैं हम बायोग्राफी। तो वंस लाइफ स्टोरी बायोग्राफी, और अगर हो जाता वंस ओन लाइफ स्टोरी, वंस ओन लाइफ स्टोरी अगर हो जाता तो हम कह देते हैं उसको ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी हो जाता। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस के थ्रू आप, अब देखो हर क्वेश्चन के ऑप्शन में 4 वर्ड्स हैं, तो 4 वर्ड्स का मतलब है 40 वर्ड्स हो गए। लगभग हर वीडियो से आप 35-40 वर्ड्स पे कमांड लोगे। इसमें ऑप्शन इसी तरह से रखे जाएंगे ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स पे कमांड हो जाए। ओके, बस इसी के साथ कहूँगा मैं नमस्कार, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय।